ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था हमने लास्ट, जो एब्सेंट था लास्ट क्लास में, कल एब्सेंट था। नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन उधर वही थी, वही इधर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट मिरर इमेजेस सुपर इम्पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी वो देखना पड़ेगा एनेंटियोमर या डायस्टीरियोमर्स के केसेस में। अब वो चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन दोनों में से एक्सिस ऑफ सिमेट्री तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हें चेक करना है। अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जैसा जीओसी में था वैसा ही है सेम। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे एम की मिरर इमेज भी सेम बनती है, तो ऐसे जितने भी अल्फाबेट्स होंगे जिनकी मिरर इमेजेस सेम बनेगी वो। इसमें वही चीज है जो हमने उस टाइम पढ़ी थी कि ऑर्डिनरी कोई लाइट होती है स्प्लिट होके वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेफ्ट साइड रोटेट कर जाती है या राइट साइड रोटेट कर, तो लीवो रोटेटरी। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है पीपीएल की प्रेजेंस में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस। डेफिनेशन दोनों में से तुम्हें जो इजी लगे तुम वो देखो। यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा है बस। जैसा डायग्राम हमने जीओसी में बनाया था वैसा ही बनेगा। नॉर्मल कोई भी लाइट होगी वो स्प्लिट होगी पीपीएल में, फिर आगे जाकर वो रोटेट हो जाएगी लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डी और एल। और 50% डी 50% एल होता है तो ऐसे में एक मिक्सचर बनता है। और अगर रोटेट नहीं हो रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेट होगी तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगी। स्प्लिट डायग्राम है। Results में क्या क्या है? ऑर्डिनरी लाइट स्लिट से ट्रांसफर होकर पीपीएल में चेंज होगा। अब पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी भी कंपाउंड से ट्रांसफर करते हैं तो वो अगर सेम रहेगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, थीटा से रोटेट हो जाएगी चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड तो वो ऑप्टिकली एक्टिव। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव करना, और क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे लीवो रोटेटरी, क्लॉकवाइज को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
अब वही ये सिमेट्री के 3 टाइप है यहाँ पर, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट की सिमेट्री चेक करनी है तो 3 टाइप्स में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर नोट में अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जितने होंगे जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जो उधर था वो सारी चीजें सेम है इधर। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और सिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब वो कैसे सिमेट्रिकल है कैसे अनसिमेट्रिकल है वो चेक करने के लिए हमें 3 चीजें चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे में है नहीं, सिर्फ हमें 2 ही चीज चेक करनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इधर थीटा का रोटेशन, जैसे ये दिया हुआ है सिमेट्रिकल एलिमेंट, इसमें थीटा का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस थीटा, क्लॉकवाइज होगा तो प्लस थीटा, तो नेट एंगल निकालेंगे तो 0 आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल एलिमेंट बना, सिमेट्रिकल कंपाउंड बना हुआ है। इसमें सिमेट्री है इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पर इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, हम इस साइड जितना भी थीटा लेंगे इस साइड वाले थीटा से वो इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऐसे चेक करना है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है मतलब चारों एलिमेंट डिफरेंट अटैच्ड होंगे, तो कायरल कंपाउंड भी हो सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर अकायरल। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कायरल मींस एक कार्बन पर चारों जैसे डिफरेंट अटैच्ड होते हैं वैसे भी एक सेंटर एटम पर चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड होंगे, और इफ अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कोई एक भी प्रेजेंट आ गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री बताया है पहले, वो सेंटर किसी भी कंपाउंड का जहां पर सेम कंपाउंड डिफरेंट डायरेक्शन में अटैच्ड हो। जैसे कार्बन है, अगर कार्बन में ऊपर की साइड एक क्लोरीन लगा है तो सेम डायरेक्शन में नीचे की साइड भी क्लोरीन लगा होना चाहिए। मींस सेंटर फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेम डिस्टेंस पे इधर कार्बन इधर कार्बन है, सेम डिस्टेंस पे इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन है, इसमें COS होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे एक्स प्लेन पे कट होगा कोई कंपाउंड तो सेम हाफ चीज में चेंज होगा। इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो ये चेंज इक्वल कट हो जाएगा, तो ये ऐसे प्लेन से कट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हमें 2 ही चेक करने हैं किसी भी कंपाउंड में। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स के अकॉर्डिंग कंपाउंड इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री में सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एलिमेंट या सेम कंपाउंड कुछ ऐड होना चाहिए। जैसे एक कंपाउंड ऊपर ऐड है या एक एलिमेंट ऊपर ऐड है तो अपोजिट डायरेक्शन में वही एलिमेंट नीचे भी ऐड होना चाहिए। इसमें भी कॉम्प्लेक्स का वही देखेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसमें 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल में कैसे भी देखो तुम कोई COS POS नहीं होता। 2 पैन 2 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें कहीं से भी कट करोगे कोई प्लेन नहीं होगा, नीचे तीनों बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में, ऊपर वाला अलग अपने प्लेन में। इसका प्लेन ये था यहाँ से,
ठीक है, तो इसमें कोई भी COS POS नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि उसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट स्क्वायर प्लेनर देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर में आती है सिमेट्री, ये ऐसे चार अटैच्ड होंगे उसमें। हाँ हाँ, चार बॉन्ड ऐसे, चारों सेम प्लेन में, कहीं से भी कट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एलिमेंट ऐड होगा तो स्क्वायर प्लेनर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और टेट्राहेड्रल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो फर्स्ट टर्म भी कॉम्प्लेक्स having coordination number 4, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। ये चैप्टर ना अभी शायद 2 लेक्चर और, मतलब 2 दिन, नेक्स्ट वीक या प्रोबेबली जुलाई लास्ट तक, मतलब 20 जुलाई तक या 24 जुलाई तक ये खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट बचेगा सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, और एस ब्लॉक और उसके नोट्स में देती हूँ बायोमोलिक्यूल्स के। तो अगर इससे कोई कंपाउंड हमारे पास यहाँ ऐड है, नो COS नो POS, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। पर अगर हम यहाँ देखें स्क्वायर प्लेनर में, तो इसमें COS भी प्रेजेंट हो सकता है अगर लिगेंड सेम है तो, बट अगर लिगेंड डिफरेंट है तो POS प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हो गए। ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई सी भी प्लेन से कट करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आएगा ही। अगर यहाँ चारों डिफरेंट लिगेंड भी होंगे ना तो इस प्लेन से कट कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड वाला प्लेन बिल्कुल, L1 L2 L3 L4, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर चारों डिफरेंट लिगेंड लगे हुए हैं तो भी ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, क्योंकि ये वाला प्लेन हमारा Z हो जाएगा, Z एक्सिस, इधर वाला X Y और ऐसे Z। थर्ड से है ना इधर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेटल से 6 लिगेंड्स अटैच्ड हो, यहाँ पर 4 लिगेंड्स अटैच्ड है, वो वाला देखा है। अभी 6 लिगेंड के केस में फर्स्ट ये होता है हमारे पास Ma6, मीन्स अगर 6 लिगेंड जो अटैच्ड है सारे सेम होंगे तो उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही, तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
MA6 फर्स्ट डालो, MA6 एग्जाम्पल लिख लो, क्रोमियम NH3 6Cl3 तो M 6 लिगेंड्स अटैच्ड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेकंड MA5B मतलब एक कोई लिगेंड चेंज कर दिया, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि B और A हो गया है, मतलब सब में देखना पड़ेगा ना, अगर ये इधर से आए तो इधर से ये तो है पर ऊपर B आ गया है, नीचे A है, तो सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा Z एक्सेस में। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो ये भी नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे जैसे ज्योमेट्रिकल में देखे थे। थर्ड है हमारे पास MA4B2, तो दो बन सकते हैं इसके, या तो दोनों B इक्वेटोरियल पे हो और एक B इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पे हो, ऐसा। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। अब इसमें COS है, POS है, दोनों है, उसमें सिर्फ POS है, COS नहीं है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इधर COS सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव की जगह तुम्हें ऑप्शन में ऑप्टिकली एक्टिव लिख के क्रॉस लिखा हुआ भी मिल सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। अब ये फोर्थ वाला तुम लोग करोगे अभी, फोर्थ वाला करो अभी।
ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, MA3B3 ज्योमेट्रिकल में, फेशियल और मेरिडोनल, ये वो बनेगा, ये मेरिडोनल, ये फेशियल। ये करो तुम अभी। बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, नॉट शॉर्ट फॉर्म। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका CrNH3Cl3 होगा। CrNH3Cl। बोलो MA4BC में क्या बनाया है डायग्राम? हाँ फिर पर वो तो सेम ही होगा ना, BC 180 पे तो पहले भी था। हाँ 90 पे करना पड़ेगा उनको, मतलब एक इक्वेटोरियल पे और एक 90 डिग्री एंगल पे ऐसे। BC यहाँ है COS, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर भी COS नहीं है, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। है POS या COS? COS है, फेशियल में COS है। देखो POS दोनों में सेम है, दोनों में COS नहीं है और POS है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब ये 6th वाला कंपाउंड, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने थे हमारे पास? हाँ CDEF। तो इसमें टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? 15 हमने देखे थे यहाँ पर, और इसके टोटल 15 ऑप्टिकली एक्टिव थे वो सारे, तो उसकी मिरर इमेज बनेगी तो टोटल कितने होंगे? 30, तो ऑप्टिकल बनेंगे 30, 15D 15L। जो हमने वहां पर डायग्राम बनाए थे 15, जैसे मैंने बताया था, किसी एक को एक जगह पर रख दो, बाकी को इंटरचेंज कर कर देखो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे यहाँ पर बने थे 15, ऑप्टिकली एक्टिव थे। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे तो 30 होंगे, 15D प्लस 15L, तो टोटल अगर आइसोमर्स पूछ लिए तो 45 बनते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिलाकर। अगर एक मेटल से 6 लिगेंड डिफरेंट अटैच्ड होंगे तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर ये MA3 मींस कोई बायडेंटेड लिगेंड अटैच्ड होगा तो क्या होगा? मींस EN, इथाइलिन डायमीन। हाँ नहीं, COS POS कहाँ से होगा? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, 2 बॉन्ड हो गए,
इसमें कोई मिरर इमेज या कुछ मतलब इसका कोई हमारे पास कोई सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई कुछ नहीं आएगा इसका। तो इसमें ना COS होगा ना POS होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनकी मिरर इमेज बनती है D और L। वहां पर दिखाया है अभी मैंने 15 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे बने थे इस कंपाउंड के, सारे ऑप्टिकली एक्टिव थे, सबकी मिरर इमेज बनी 15D 15L। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो 2 आइसोमर बनेंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमर, एक D और एक L। तो इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो कोबाल्ट EN थ्राइस 3 NH3 pyridine chlorobromo cyano cyano एक pyridine chlorobromo cyano pyridine, एक और होगा एक दो तीन चार पाँच। तो ऐसे कैसे फोर्थ वाले में एग्जांपल लिखना है तो CrNH3 4 ऐसे लिख सकते हो। ये एग्जांपल से तुम खुद से भी बना सकते हो। ए कोई भी 4 लिगेंड ऐड कर दो मोनोडेंटेड, और बी और सी भी कोई मोनोडेंटेड लिगेंड। जब डबल एलिमेंट लिखा हो जैसे A2 AB2 मीन्स सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, AB मीन्स अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। A2B2Cl2En2। यहाँ पर अब ये होगा MA2 PTNH3ClBrCN pyridine H2। अब Ma2 में इसमें 2 हमारे पास इथाइलिन डाइमीन अटैच्ड होंगे, जैसे यहाँ पर ये इतना स्ट्रक्चर सेम होगा। अब बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 बॉन्ड से अटैच्ड है, इसको हटा के यहाँ पर 2 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे सिर्फ। ऐसा ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल PTEN2Cl2। एक हमारे पास इसका ये सिस स्ट्रक्चर बन गया। इसका ट्रांस बनाएंगे तो दोनों क्लोरीन इधर इधर आ जाएंगे और EN आसपास ऐसे। अब इस वाले में देखेंगे तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ ऐसे ऊपर से है, ये भी है। तो COS नहीं है, POS नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यहाँ पर है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक क्लोरीन हटाकर Br लगा दो, जैसे PTEN2ClBr ऐसे। सेम स्ट्रक्चर बनेगा, एक ट्रांस और एक सिस। PTEN2ClBr।
इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है फर्स्ट वाले में? दो इथाइलिन डायमीन, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें चश्मा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। नेक्स्ट वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर A2 B2 C2 कैसे लगा दिए? ए है, यहाँ से 2 हटा देना। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लेटिनम EnCl2Br2, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है सिस, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन एक साइड है, ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड है। अब क्लोरीन ब्रोमीन दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके हमारे पास 3 ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फर्स्ट ये दोनों सिस में, फिर क्लोरीन क्लोरीन को ट्रांस कर दिया ब्रोमीन सिस में, फिर ब्रोमीन को ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन सिस में। ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, दोनों में POS आएगा, ऐसे ही कट होगा दोनों में। तो ये ज्योमेट्रिकल में जितने केसेस देखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, यहाँ पर इतने ही ऑप्टिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। अब कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन है, वो तुम्हारा होमवर्क है। ट्रांस इफेक्ट स्टार्ट करेंगे फिर। ये नोट कर लिया? करो। गई थी। इसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस में बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म होगा,
इफ अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो कितने, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो सिस ट्रांस बनेगा, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, ऐसा सब में करके आना। और ये ओके, चलो नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट एक काइनेटिक फिनोमेना है जिसमें लिगेंड ट्रांसफर की फास्टर रेट चेक करते हैं। जैसे ये ऑर्डर लिखा हुआ होगा यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट सीरीज का, तो जिस एलिमेंट का, जिस कंपाउंड का, या यहाँ पर जो लिगेंड लिखे हुए हैं उनमें जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वो लेस ट्रांस इफेक्ट वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ये सिस्प्लेटिन, फिर ट्रांसप्लेटिन। इसमें से एक एंटी कैंसरस होता है और एक पॉइजनस होता है। कौन सा क्या होता है? हाँ, तो ट्रांसप्लेटिन पॉइजनस होता है। हाँ, यस। अभी बनेंगे इनसे सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। अब क्लोरीन और अमोनिया में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम एक एक अमोनिया डालते हैं सिस्प्लेटिन में तो वो पहले एक क्लोरीन को हटाएगा, NH3, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर दूसरा अमोनिया डालेंगे तो वो दूसरे क्लोरीन को हटाएगा। NH3, NH3, क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये हमारा बन गया सिस्प्लेटिन। दोनों क्लोरीन और दोनों अमोनिया सेम डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन, PTNH2Cl2। और अगर इसमें से क्लोरीन को हमने डाल दिया, अब क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसमें अब हमें क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है, तो क्लोरीन रिमूव करेगा ट्रांस साइड से लिगेंड को। मींस यहाँ तो सिस साइड से दोनों क्लोरीन को अमोनिया ने रिमूव किया, बट क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट है तो ये यहाँ से अमोनिया को रिमूव कर देगा। PT तो ये हमारा चेंज हो जाएगा ट्रांसप्लेटिंग में। और क्लोरीन की रेट फास्ट होती है ट्रांसफर की, क्लोरीन की ज्यादा है अमोनिया के कंपेयर में। ये आइसोमेरिज्म में टॉपिक खत्म हुआ, पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब खत्म हो गया। अब बॉन्डिंग देखेंगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो बॉन्डिंग में सबसे पहला आता है VBT, जो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो देखना, VBT आएगा, CFT आएगा, LFT आएगा और MOT आएगा। तो फर्स्ट VBT से स्टार्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT में सेंटर एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो लोन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट कर रहा है कोई लिगेंड या नेगेटिव चार्ज में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने के लिए।
तब जो बॉन्डिंग होती है वो वीवीटी के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू वीवीटी सेंट्रल एटम आयन मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। लिगेंड के पास जो लोन पेयर होंगे वो डोनेट करने के लिए सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, कुछ भी। और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे sp3 हो गया, d2sp3 हो गया, dsp2 हो गया, उनकी बॉन्ड एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, हाइब्रिड बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, अगर n-1d हाइब्रिडाइजेशन और ns तीनों अगर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड है तो वो हमारा होगा LSC के अकॉर्डिंग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बताती हूँ, ये हमारा D है, D में 5 ब्लॉक होते हैं, ये S और ये P। तो अगर हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, SFL मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे तो इधर आएंगे, पर ये D के दो ऑर्बिट S और P अगर इसमें इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में तो D2sp3 बनेगा। उसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कर जाएंगे। और किसकी प्रेजेंस में पेयर करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में। मतलब थियोरेटिकली ये लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर n-1d मींस 3d 4d 5d ऑर्बिट के साथ ns और np भी पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होगा। लो स्पिन इसलिए बोलते हैं इसको, इसका अलग है। अभी डी को हम लोग ना ऐसे भी लिखते हैं, EG और T2G करके, आगे देखेंगे। तो लो स्पिन इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर पेयर कर देंगे तो नीचे तक ही पेयर होते हैं, ऊपर वाले में नहीं जाते इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है हमने, जैसे साइनाइड लिया है और हमारे पास है D6 हमें फिल करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में सारे इलेक्ट्रॉन D6 यही फिल हो जाएंगे, ऊपर नहीं जाते, तो ये ना लो स्पिन इसलिए बोलेंगे। और नीचे वाले में ऐसा है कि अगर ND ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट पहले नहीं करेगा, बाद में इसके बाद अगर जो D आएगा वो कर रहा है तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। बट ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और वो वीक फील्ड लिगेंड के केस में होगा। वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करते, जैसे हेलोजेंस के केस में हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे। D5 होगा तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ WFL मींस वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और इसका ऑक्टाहेड्रल होता है शेप, ये D2sp3 होगा यहाँ पे। ये तीनों D के हैं, 2 D का लिया हमने, एक S और 3 P, तो D2sp3। MSC स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और sp3d2 के केस में क्या होगा देखो, क्या है भाई, ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में होगा आध्या, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक में चला गया, एक बचा S P और ये वापस D के 5 ब्लॉक आ गए। ठीक है, ये था हमारा n-1d, ये NS NP और ये वापस ND आ गया। जैसे ये 3D होगा तो वापस 4D आ जाएगा फिर बाद में। तो इस ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, sp3d2। तो इसलिए वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3d2 बनता है हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में D2sp3। दोनों के स्ट्रक्चर में भी चेंज है, मतलब ये उसमें D ऑर्बिट पहले आएगा और इसमें जो D ऑर्बिट आएगा वो n-1d वाला होगा, इसमें जो D आएगा वो ND वाला होगा, मींस 4D जिस पीरियड में एलिमेंट है उसमें।
तो ये हो गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में कौन कौन से लिगेंड्स आएंगे वो देखेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें आएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रेंथ लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे सारे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में फर्स्ट ये है हमारे पास I माइनस, फिर Br माइनस, फिर SCN, प्लस क्लोरीन, क्या H2 माइनस। ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे। F माइनस, OH, C2, H2, ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। और भी है NCS, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स। अब EDT है अमोनिया, EN, साइनाइड और CO। EDT है अमोनिया, EN, साइनाइड और CO। ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे। इन जनरल लिगेंड की फील्डिंग स्ट्रेंथ उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर किसी लिगेंड की उसमें डोनर एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। NH3 और H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट, वरना वो वीक फील्ड ही होते हैं। NH3 H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। NH तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, बट कॉपर और CO के साथ स्पेशली ये लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, वरना वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, जैसे ऑक्जेलेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, वरना ये वीक फील्ड में आता है ऑक्जेलेटो। ठीक है। F माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा निकल के साथ, निकल +4 आयन के साथ। इन केस ऑफ 4D एंड 5D मेटल हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। 4D 5D मेटल्स मींस स्कैंडियम सीरीज के नीचे वाली जो डी ब्लॉक की दोनों सीरीज होगी, 5th पीरियड और 6th पीरियड वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके लिए जो भी लिगेंड होंगे सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे। मींस और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, वीक फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं करेंगे। तो अगर इसमें भी अगर हमें ऑर्डर देखना है इसका लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ का, तो हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। फिर हैलोजन के बाद कौन आते हैं? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो ये इनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कैसे चेक करेंगे? तो फर्स्ट हमारे पास डायपोल मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज n+2। इसमें n हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होंगे या किसी कंपाउंड में पैरामैग्नेटिज्म होगा तो ही वो डायपोल मूवमेंट शो करेगा। अब फर्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 और dsp2।
sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और dsp2 की स्क्वायर प्लेनर। dsp2। फिर हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में या तो sp3d होगा या dsp3 होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, sp3d या dsp3। sp3d या dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 5 बॉन्ड, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देन अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मैंने अभी बताया दो होंगे, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। तो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स दोनों में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा। इनर में sp3, इनर में d2sp3 आता है, IOC, IOC, ये OOC। तो इसका आएगा तो d2sp3 आता है, इसका sp3d2, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्सेस की। पैरा अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक। ये हो गया पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लिया, वीबीटी स्टार्ट कर दिया हमने, वीबीटी में पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म सब देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग्स देखेंगे, बहुत जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनमें लिगेंड के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड में पेयर होगा नहीं होगा, कैसे पेयर होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री क्या आएगी, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने वीबीटी स्टार्ट कर दिया है पर इसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होमवर्क मिल चुका है, करके आना। ठीक है, बाय।